बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज बहुत से दिन जो हैं वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करना चाहूँगी द वेरियस डेज दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जा रहा है, जो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलात का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और आज पॉपिट्री डे भी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डाउन सिंड्रोम डे के हवाले से। अब डाउन सिंड्रोम एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है जो 21 मार्च को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाई जाती है और लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन मनाया जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के बच्चों को डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आई, लेकिन असल में होता क्या है अंदर बॉडी के। नॉर्मली हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, तो वो उन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स वाले बच्चे तो हैं वो उनके कंडीशंस और उनकी सिचुएशंस वेरी करती है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने शो पे भी कुछ ऐसे बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट डाउन सिंड्रोम के बच्चों को बुला चुके हैं जो अपने टैलेंट का मुजाहरा कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम होता है या फिर ऑटिज़म होता है, उनके अंदर कोई ऐसी टैलेंट, कोई ऐसा स्किल होता है जो नॉर्मल बच्चों से कई गुना ज़्यादा होता है। जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कुछ बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम होता है वो म्यूज़िक बड़ी खूबसूरत प्ले करते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या स्किल होता है जो दूसरों से कई गुना ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा इन्हांस्ड होता है। अब ज़रा सी मेहनत, अटेंशन और स्पीच थेरेपी से और एक्सरसाइज कराने से ऐसे बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी, लंबी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने काम खुद कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड होता है या जिसको लोग कॉमनली डिसेबल्ड कहते हैं, तो फिर या किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो हम उन बच्चों को छुपाना शुरू कर देते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। और ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे उनको स्कूल या किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन में नहीं डालते जहाँ पे वो सीख सकें और पढ़ सकें। बाहर के ममालिक में ऐसे बच्चे नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, बस उनको उन्हीं स्कूल्स में एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है। यहाँ पे मैं सोसाइटी से एक अपील करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, उसको डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज़म है, तो एक तो उन लोगों के साथ पेशेंस और मोहब्बत के साथ डील करें, क्योंकि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती हैं और उनको टाइम और तवज्जो भी आपको रेगुलर बच्चों से ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल माँ बाप से ज़्यादा थके हुए भी होते हैं और उनका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो रेगुलर बच्चा होता है जिसको डाउन सिंड्रोम नहीं होता या ऑटिज़म नहीं होता, तो ऐसे, अब ऑटिज़म एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन ऑटिज़म में भी स्पीच थेरेपी करनी पड़ती है, बिहेवियर थेरेपी करनी पड़ती है, फ़िज़िकल थेरेपी करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो उनके साथ मोहब्बत और प्यार और खुलूस से पेश आएँ और ऐसे लोगों की सपोर्ट करने की कोशिश करें। मतलब ऐसे पेरेंट्स एग्जॉस्टेड बहुत होते हैं। एक पेरेंट अगर कहीं ट्रैवल करता है तो दूसरा पेरेंट साथ नहीं ट्रैवल कर पाता अनलेस बच्चे सारे साथ जा रहे हों। सो बहुत से ऐसे मामलात और इश्यूज़ होते हैं जो इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अगर हम भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो मेरे ख़्याल से ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये हमें ज़रूर करना चाहिए। अब मेरा तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि सोसाइटी जो है दूसरों के लिए एक पॉजिटिव रोल भी अदा कर सकती है, ना कि माशरा जो है वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करे, मजाक उड़ाए या फिर कहे इनके ख़ानदान में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। फिर ऐसे बच्चे जिन घरों में पैदा होते हैं उनकी तो शादी नहीं होती, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द बच्चे होते हैं या जो उसी फैमिली के और बच्चे होते हैं उनको भी रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो इनकी फैमिली में ये बीमारी है। ये एक नेचर का, कह दें कि एक मिस्टेक है या एक फ्लूक है कि 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मेडिकली इसके पीछे रीजंस क्या है, लाइक आई सेड, अभी तक लोगों को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि लेटर एज में जब शादी करते हैं तो उसमें इशू बनता है, बट मेडिकल साइंस कोई एज सच रीज़न नहीं ढूंढ पाई। सो बी काइंड, बी कंसिडरेट, बी अंडरस्टैंडिंग और कोशिश करें कि जितने सपोर्टिव हो सकते हैं उतने सपोर्टिव हों। आते हैं अपने आज दूसरे आलमी दिन की तरफ, विच इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। आज दुनिया भर में जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। देखिए, जंगलात
हमारी सेहत के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हैं। जंगलात जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अब इतनी कंक्रीट सोसाइटीज़ में रहना शुरू हो गए। कंक्रीट से मुराद ये कि हर जगह बिल्डिंग्स हैं, हर जगह घर है, कि नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। और जब हम नेचर से दूर होते हैं तो हमारी सेहत भी ख़राब होती है और भी बहुत से मसाइल होते हैं। और फिर क्योंकि जगहें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को रिहाइश की ज़रूरत होती है, तो जंगलात काट काट के वहाँ पे घर बनाए जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि नेचर के बैलेंस को हम बर्बाद कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इसलिए मनाया जाता है ताकि हमें फिर से याद कराया जाए कि शजरकारी यानी कि दरख्त लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है, नेचर की तरफ जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिटीज़ में, शहरों में रहते हैं और गांव देहातों में नहीं रहते, तो शहरों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लेके आएँ। देखें, जंगलात का एक पूरा सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम होता है जो चल रहा होता है, जहाँ पे जंगलात, पौधे, चरिंद परिंद, जानवर और इंसान भी बेनिफिट लेते हैं। जंगलात जब आप काटते चले जाते हैं तो हमारी जो हवा में ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं दरख्त, वो ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती जाती है, पोल्यूशन बढ़ती जाती है। जंगलात, दरख्त जो हैं वो पोल्यूशन को भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इतना पॉजिटिव रोल जब दरख्त और जंगलात हमारी ज़िंदगी में अदा करते हैं, तो क्यों हम जंगलात को काटते चले जा रहे हैं ताकि हम इस दुनिया को एक कॉन्क्रीट जंगल बना दें। ये जो कॉन्क्रीट हैं, ईंटें हैं जिनसे हम घर बनाते हैं, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। फ़ायदा अगर होना है तो उन जंगलात से होना है जिनको हम काटते चले जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ फॉरेस्ट्स को मत काटें। कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटीज़ बनाएं जहाँ पे आप, अच्छा, एक तो होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट और एक वो फॉरेस्ट होते हैं जो हम खुद लगा सकते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है सनम तासीर, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक नेचुरल फॉरेस्ट बनाने की कोशिश की, यानी कि बहुत से दरख्त वहाँ पे लगा दिए और ऐसा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि, और मैंने कहा ये तुम वहाँ पे कोई फार्म हाउस बना लेती या कुछ और कर लेती। सिर्फ चुकन हर जगह लोग जंगलात काटते जा रहे हैं, तो जिनके पास ऐसी ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने कुछ बिल्ड नहीं करना, वहाँ पे दरख्त ही लगा दें। मैंने कहा ये तो बड़ी सेंसिबल बात है। फिर हम सब ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया और हमने भी जैसे किसी ने 2 दरख्त लगा लिए, किसी ने 10 लगा लिए, किसी ने 15 लगा लिए, और अब वो एक अच्छी खासी जगह बन गई है। कुछ साल पहले की ये बात है। सो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि दरख्तों को काट काट के फिर उस लकड़ी को बेचना, लेकिन ये बात गलत है। लकड़ी के फर्नीचर की जगह अब बहुत से और ऑप्शंस भी आ गए हैं। लकड़ी का बिला वजह इस्तेमाल करना सिर्फ अपना वो दिखाने के लिए कि ओ देखो हमारे तो दरवाजे प्योर वुड के हैं, टीक के हैं, और हमने ओक का जो है वो टेबल बनाया है, ऐसी चीज़ें ना करें। देखें, जान है तो जहान है, और अगर ये जंगलात ख़त्म हो गए तो हम भी नहीं रहेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी प्यारी सी, कुछ लाडली सी कनीज़ फातिमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटे, आज हमने 2 दिनों की बात की, कुछ आप ऐड करना चाहोगे जंगलात के पॉइंट ऑफ व्यू से या डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, जंगलात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड कार्बन, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑक्सीजन? बिल्कुल, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल, जो दूसरा ऑक्सीजन उसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल, तो जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हवा में जो है वो आलूदगी कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही, और वैसे बहुत पोल्यूशन हो गई है, तो बहुत ज़रूरी है हमारे। बिल्कुल। और बात ये कि व्यूअर्स देखें, अब हमने अपने घर के बाहर भी दरख्त लगाए हुए हैं और घर के अंदर भी कुछ दरख्त लगाए हुए हैं। कोशिश यही है कि मैक्सिमम ट्रीज़ हों। मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि तुम्हारा तो लॉन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा डजंट मैटर, एटलीस्ट कुछ बंदा हिस्सा, अगर आपके पास है ज़मीन तो कुछ हिस्सा तो डेडिकेट कर दें टू ट्रीज़ एंड प्लांटेशन। सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि अपनी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के लिए भी। बिल्कुल ऐसे आज ही। क्या बनाओगी? आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और साथ रायता एंड सैलेड। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन तेल 2 कप, मुर्गा गोश्त 1.5 किलो, टमाटर 1 किलो, प्याज का पेस्ट 2 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, नमक 1.5 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, मक्खन 3 से 4 खाने के चम्मच, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब गार्निशिंग के लिए। अमेजिंग।
इसका मेथड ये है कि सबसे पहले जो प्याज है उसको अच्छे से गोल्डन करके उसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले डालने के बाद चिकन की अच्छे से उसमें भुनाई की जाएगी और साथ में उसी टाइम नमक भी ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद उसमें अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटर वगैरह ये सब कुछ ऐड करके जब टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, जितने भी मसाले बताएंगे वो सारे ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद दही डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब ऑयल उसका बिल्कुल सेपरेट होने लग जाए देन हमने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च ये सब डाल के सर्व कर दें रायता एंड सैलेड के साथ। अमेजिंग, दैट साउंड्स डिलिशियस। वैसे तो जो भी चीज़ बनाती हूँ मज़े की बनाती हूँ, सो आई एम नॉट वरिड। Okay. हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं मॉर्निंग एट होम में हमारी कोशिश होती है कि हम इंफोटेनमेंट प्रोवाइड करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, अवेयरनेस भी दें और साथ साथ कुछ हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट भी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपको कहा था हमारी कोशिश ये होती है कि मॉर्निंग एट होम को एक इन्फोटेनमेंट शो के तौर पे आगे लेके चलें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और एंटरटेनमेंट भी मिले। और जो हम स्पेशली अपना एक मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड कोशिश करते हैं कि रेगुलरली सेगमेंट्स करें, उसका एक ही पर्पस है कि नॉलेज इज़ पावर एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो बहुत सी चीज़ें हम अवॉइड भी कर जाते हैं जब हमारे पास नॉलेज होती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी मसले, किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या हैं बाहर दुनिया में। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो लोगों को गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है डॉक्टर्स की तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के बाद जान बचाने वाले लोग यही हैं। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक अफजल हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं और प्रिंसिपल हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। आज हम इनसे बैरियाट्रिक सर्जरी पे बात करेंगे। आखिर ये चीज़ है क्या? आजकल सुनने को बहुत मिल रहा है, समझ नहीं आती कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब उसी बात से शुरू करते हैं जिस पे एक तकरीर मैंने दे दी। बैरियाट्रिक सर्जरी है क्या? अच्छा, बैरो ग्रीक वर्ड मीन्स वेट, सो बैरियाट्रिक सर्जरी मीन्स वेट लॉस सर्जरी। वेट जो है हमारा उसका सर्टन एक स्टैंडर्ड है, वजन व्यूअर्स। हाँ, उसको हम मेजर करते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स उसको कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारी बेसिकली वेट और हाइट का एक रेशियो है, तनासब है। सही। तो जब वो हमारा एक ख़ास हद से गुजर जाता है, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड एशियंस के लिए 18 से BMI कम नहीं होना चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 23 और 28 के दरमियान हम इसको कहते हैं ओवरवेट, और 28 के बाद फिर ये ओबेसिटी शुरू होती है। और 33 एशियंस अगर 33 के ऊपर उनका हो तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। अब मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब है कि वेट के साथ कुछ एसोसिएटेड ऐसी कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और बाकी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इंसान की जो रिस्क है ना सिर्फ कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, बल्कि उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वेट को ट्रीट करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब स्टैंडर्ड जो तरीक़ाकार है हमारे वेट को ट्रीट के वो है डाइट करना, जैसे आप कैलोरीज कम करते हैं, एक्सरसाइज करना। बट एक सर्टन हद तक जब आप वेट चला जाता है तो डाइट, एक्सरसाइज अलोन काम नहीं करते आपके। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में अक्सर उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो हैं वो डाइट और एक्सरसाइज से अपने वेट को कर लेते हैं रिड्यूस। हमने 100 किलो लोगों को कम करते हुए देखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जतन सारे करते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न उनको कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। देखिए, जो हमारा जिस्म है ना, जैसे हम डाइटिंग करते हैं तो हमारा जिस्म के जितने भी एक देयर आर डिफेंस मैकेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर। मोटापा एक्चुअली हम उसे कहते हैं फ़ैट मास, कि हमारा जो फ़ैट मास है जिस्म में, जो चर्बी का एक मास है, वो एक ऐसे जैसा बुखार होता है और आपका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, इस तरह हमारा फ़ैट मास जो है वो एक नॉर्मल से हाई लेवल पे सेट हो जाता है। अब नॉर्मली जब आप डाइटिंग करते हैं तो जिस्म के सारे मैकेनिज़्म, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जिस्म स्ट्रेस के अंदर है और इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कैलोरीज इकट्ठी होनी शुरू होती हैं। अल्टीमेटली अगर आप
डाइटिंग के बाद कुछ लूज़ भी करते हैं 10-12 kg भी, तो कुछ महीने के बाद चूँकि बॉडी के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं तो आप वो सारा का सारा वेट रीगेन कर जाते हैं। इसलिए डाइट अलोन और एक्सरसाइज अलोन कुछ लोगों में कामयाब होती है जो कि अपना साथ साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं कि अपनी कैलोरीज़ को इनटेक रखते हैं और डाइट एक्सरसाइज की एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं। उनमें तो ये रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे कर नहीं सकते और उनमें उनका कसूर नहीं है, उनकी बॉडी के अपने हार्मोन्स जो हैं वो इस चीज़ की तरफ उनको वापस लेके आते हैं, ख़ासकर जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर अगर हम सर्जरी भी कर लें, किसी भी किस्म की सर्जरी कर लें, तो क्या फिर ऐसे लोगों का फिर वज़न नहीं बढ़ जाएगा? देखें, इस वक्त मोटापा जिसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, वेट लॉस सर्जरी उसकी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं कहते, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के मुराद ये है कि अगर एक बंदा है उसका मतलब वो पहला कदम है हाँ एक बेहतर जिंदगी की तरफ अगले को ले जाने के लिए, लेकिन उसको खुद करना पड़ेगा जो भी करना नहीं, पड़ेगा। उसमें भी देखें ना कि हम ये कहते हैं कि उसने डाइट एक्सरसाइज ट्राई किया, उसको फेल हुआ और मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा आए और आपका सर्जरी स्टार्ट हुई और उस करने के बाद फेल हुआ। अब सर्जरी ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। सर्जरी तब की जाती है जब आपने पहले मेजर्स फेल हो चुके हैं और फिर सर्जरी की। अब सर्जरी के साथ अगर आप एक बंदा है उसका 150 kg वज़न है और उसका आइडियल बॉडी वेट था 70, इसका मतलब है 80 kg जो है उसका एक्सेस वेट है। सर्जरी के साथ, मोटापे की सर्जरी के साथ आपको इसका मोर देन 50% मीन्स कि 40 kg से ज़्यादा लूज़ करना चाहिए आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्लियर करने के लिए, क्या सर्जरी होती है और बंदा जब बाहर निकलता है तो वो 50 किलो पतला होता है, या कुछ और किया जाता है जिससे इंसान खुद वज़न लूज़ करता है? अब आप मुझे बता दें कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है मेरे ख्याल से, काफ़ी। जी, सर्जरी चूँकि ये सर्जरी 40-50 साल पहले भी हो रही थी, लेकिन जब से ये की होल के जरिए उस वक्त तो पूरे काट देते थे। एग्जैक्टली हाँ, तो उस वजह से एक मोटा सा बंदा अगर उसका आप इतना बड़ा कट लगाएंगे वो तो 15 दिन उठ ही नहीं सकेगा ना। जब से इसको लैप्रोस्कोप या की होल्स के जरिए करना शुरू हुआ और इट वाज डन इन अर्ली 90s, तब से ये सर्जरी मकबूल हुई है और अब हमारे पास ऐसे जदीद तरीक़ाकार हैं लैप्रोस्कोप की। डॉक्टर साहब, ये आप खुद करते हैं? जी, मैं खुद करता हूँ। मतलब आप अपने मैं US ट्रेंड हूँ और मैं खुद इसको करता हूँ। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये सर्जरी इस वक्त इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने की सर्जरी है या कैलोरी मेल अब्जॉर्प्शन वाली सर्जरी है। तो आजकल ज़्यादा कॉमन कैलोरी रिस्ट्रिक्ट वाली है, जिसको हम एक जैसे वन ऑफ एग्जांपल इज स्लीव। जैसे ये स्लीव है तो मैदे की स्लीव करें, मैदे को छोटा कर दें उसको स्टेपल्स लगा के, दैट इज़ वन। अनदर वन इज़ गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें आप मैदे को छोटा करते हैं और फूड का जो इंटेस्टाइन है उसको बाईपास करते हैं। 1.5 मीटर या 2 मीटर तक आप उसको बाईपास कर लेते हैं ताकि खुराक जो है उसकी अगर 4 मीटर हमारी ज़ाब्ते सर्विसेज है तो वो कम होकर 2 मीटर रह जाए, इस तरह करके, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे। अब दूसरा ऑपरेशन आजकल बाईपासेस है, खासकर गैस्ट्रिक बाईपासेस, उसकी भी 2-3 वैरायटी है, लेकिन जो कॉमनेस्ट ऑपरेशन हमारा है वो अभी भी स्टिल भी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। डॉक्टर साहब, मुंह से जो गुब्बारा डालते हैं वो क्या है, उसकी क्या कहानी? देखिए, वो ब्रिज ऑपरेशंस है। कितना रेकमेंड करते हैं? हाँ, वो ब्रिज ऑपरेशंस है। जैसा एक बहुत ही 20 आदमी है उसको आप GA नहीं दे सकते, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते और उसका समझ कि 10-12 kg उसने कम करना है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक ऐसा बंदा जिसको डाइट एंड एक्सरसाइज से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसने सिर्फ 10-15 kg लूज़ करना है, तो उसमें एज ए ब्रिज थेरेपी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रागैस्ट्रिक बलून को, बट इट्स नॉट ए बैरियाट्रिक प्रोसीजर। तो दैट्स नॉट अ बैरियाट्रिक प्रोसीजर, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर साहब इट चुको तो कोई ना कोई ये प्लान कर रहा होता है कि यार मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी करानी है, मेरा 10 किलो वज़न ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लोग कॉस्मेटिक रीजंस के लिए भी ये करना चाह रहे हैं, खूबसूरती के पॉइंट। हाँ, नहीं। अब मैं कहूँ कि अब मेरे जिस तरह डॉक्टर साहब 5 किलो, मेरा इससे 5 किलो कम होता है नॉर्मली वेट, लेकिन मैं क्योंकि एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो शायद मसल है, व्हाट आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में ये एक फतूर है कि मेरे 5 किलो और वज़न कम करना है। मैं आपके पास आ जाऊँ कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी ज़रा, और कुछ डॉक्टर्स कर भी रहे हैं, आप नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कॉस्मेटिक, क्योंकि ऑब्वियसली एक अमाउंट आता तो है ना उसका, इसके बारे में प्लीज़ ज़रा पब्लिक सर्विस मैसेज दे दें। वेट लॉस सर्जरी बेसिकली मेडिकल रीजंस की वजह से है। कॉस्मेटिक, अगर आपका 10-12 kg है तो यू आर नॉट ए कैंडिडेट फॉर सर्जरी, ठीक है? ठीक है। 10-12 kg को हम डाइट एक्सरसाइज के अलावा आजकल मॉडर्न मेडिकल थेरेपीज़ भी हैं, जैसे नई ड्रग्स आई हैं जिसके साथ आप जिसम अपनी बॉडी का 8 से 10% आराम से कम कर सकते हैं, ठीक है, डाइट एक्सरसाइज के अलावा। तो अगर किसी का एक्सेस वेट जो है वो 10 to 15 kg या 20 kg भी है तो ही कैन स्टिल ट्राई कि डाइट एक्सरसाइज जो मॉडर्न ड्रग्स आई हैं उनको, खासकर जिन बंदों को डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक कंडीशंस है, उनके लिए अगर उनका थोड़ा वेट है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, जो 20-25 kg की रेंज में, तो दे कैन यूज़ दैट।
डॉक्टर साहब जब आप ऐसी कोई भी सर्जरी चाहे स्लीव करें, बैंडिंग, स्टमक बैंडिंग क्या होती है डॉक्टर साहब? बैंडिंग था एक प्रोसीजर, लेकिन वो अबैंडन हो चुका है, अब वो नहीं होता। अच्छा, स्लीव में क्या वो स्लीव उतार दी जाती है या बस काट दिया जाता है? नहीं, स्टमक का कुछ पोर्शन है, स्टमक का वॉल्यूम है, उसको हम रिड्यूस करते हैं और उसकी कैपेसिटी रिड्यूस करने के लिए हम उसको वर्टिकली यानी कि लंबे डायरेक्शन में उसका जिस्म को उसको छोटा करते हैं स्टेपल्स लगा के, तो उससे उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम कम होता है। क्या वो खुल सकता है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में डॉक्टर साहब पहले तो ऐसे भी प्रोसीजर्स होते हैं ना कि एक चीज़ लगाई और फिर उसको रिमूव कर दी, क्या वो अब होता है या वो आप नहीं रेकमेंड करते? नहीं, जो बैंड था एक प्रोसीजर, जैसे बैंड में अगर आप उसको निकलवाना चाहते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन तो बैंड कैन बी रिमूव्ड, लेकिन बैंड हमने देखा है कि बैंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीकाकार नहीं है, इसलिए बैंड इज़ नो मोर रिकमेंडेड। तो बेसिकली जो भी करते हैं या तो बाईपास होता है या स्लीव होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी इन्वेसिव सर्जरी है, थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन। देखिए, हर सर्जरी आपने लेप्रोस्कोपिक को टच अपॉन किया, मैं चाहूँगी ज़रा, क्योंकि देखिए जो इस वक्त सुन रहा है और कोई इनकी फैमिली में या कोई ऐसा शख्स है जो वो चाह रहे हैं कि शायद उनके लिए ऑप्शन हो, तो सबसे पहली सवाल यही होता है ना कि यार कितनी काटा पट्टी होगी, रिकवरी कितनी होगी, उसके बाद क्या करना होगा। तो डॉक्टर साहब वो ज़रा स्टेप्स हमें बता दें। पेशेंट आपके पास आया, ओवरवेट है, आप क्या चेक करेंगे, क्या करेंगे, ये शुरू से लेके एंड तक ज़रा बता दें। देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई अंडरलाइंग रीज़न तो नहीं है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जो उसकी ओबेसिटी का काज कर रही है। फिर हम देखते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से ओवर ईटिंग कर रहा है। उसकी सारी असेसमेंट, उसकी सारी असेसमेंट होती है। फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि इसके अंदर कोई हार्मोनल चेंज तो नहीं है, अगर डायबिटीज़ है तो वो कितनी बुरी डायबिटीज़ है, ये सारे टेस्ट उसके किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लंग्स के फंक्शन सारे असेस होते हैं और वो कितना डैमेज हो चुका है या इस वक्त एग्जिस्टिंग उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो उसकी मेडिकल कंडीशन। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, यानी कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, मल्टीपल डॉक्टर्स इसको करते हैं। एज ग्रुप, क्योंकि देखें ना कुछ यंग बच्चे भी मॉर्बिडली ओबीस होते हैं और पता नहीं, मेरा जहन तो ये कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ करानी है तो छोटी उम्र पे कराएं ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए, ना कि 70 साल पे करें। लेकिन छोटे बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों से मुराद 16, 14, 18, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो कि यार कर लेंगे, खुद ही हो जाएगा बच्चे का काम, फिर 17, 18 पे आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये तो नहीं कम हो रहा और ये शायद करेगा भी नहीं या करेगी भी नहीं। क्या ये छोटे बच्चों में या यंग लोगों में रेकमेंडेड है? देखिए, इसकी जो अमेरिकन रिकमेंडेशन है वो तो है 18 से लेकर 65, ठीक है, लेकिन 65 से ऊपर में भी हो सकती है, डिपेंडिंग। एज इज़ जस्ट नंबर, आपकी फिजियोलॉजिकल एज कैसी है। और यंग बच्चों में भी रिसेंटली रिकमेंडेशन में शामिल है, 12 साल से ऊपर तक बच्चों में किया जा सकता है, 12 साल से कम बच्चों में भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बच्चा 12 साल से ऊपर है तो बच्चों में चूँकि कंप्लायंस का इशू है, तो बच्चों को मेटाबॉलिक कंडीशन के लिए काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है, तो उन सारों के लिए स्क्रीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों में ऑपरेशन के बाद वेट रीगेन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे उस तरह कंप्लाई नहीं कर पाते, और हमें ये भी देखना है कि उनके अंदर कोई मेडिकल या जेनेटिक कॉज ना हो उनके मोटापे का। यानी कि ये सर्जरी कंसिडर करने से भी पहले आप पूरी की पूरी स्क्रीनिंग करते हैं कि कहीं कोई नफसियाती मसला तो नहीं है व्यूअर्स, कोई फिजिकल, अब ये फिजिकल प्रॉब्लम ही है तो क्यों है, कहीं थायराइड का इशू तो नहीं है, कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ तो नहीं है। कुछ लोग घबराहट में भी खाते हैं और वो घबराहट उनको ब्लड प्रेशर के इशूज़ की वजह से हो रही होती है। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अच्छा अब हमने तशखीस कर ली कि बंदा ठीक है, अब इसकी सर्जरी हो सकती है, अब क्या चीज़ डिसाइड करेगी कि बाईपास करना है, गैस्ट्रिक बाईपास करना है या स्लीव, उन दोनों सर्जरीज में फिजिकली क्या किया जाता है, उसके बाद उसकी रिकवरी कितनी होती है और फिर क्या उसके बाद रिकमेंडेशंस और मेडिसिन होती हैं, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड प्रिंसिपल एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब से हम बैरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। व्यूअर्स कोई माने या ना माने, डॉक्टर साहब ने चले उसको लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं कह रहे, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह दिल का बाईपास करना पड़ जाता है या किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, नो डाउट, बट मोटापा या ओबेसिटी जो है ये एक स्लो एंड साइलेंट किलर है। आप मोटापे से नहीं मरेंगे, लेकिन मोटापे से जो मसाइल आपको होंगे
उससे आप ज़रूर मर जाएंगे। आई एम सॉरी कि मैं इतनी हाश बात कर रही हूँ, बट व्यूअर्स थिंक अबाउट इट। जान है तो जहान है। जब इंसान, मुझे याद है कि जब अभी कुछ महीने पहले ही जब मेरा वज़न इससे 14-15 किलो ज़्यादा था, मुझे चला फिरा नहीं जाता था। मैंने जब वॉक शुरू की तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा चल ही नहीं पाती थी, मेरा साह रुकना शुरू हो जाता था और पैरों में दर्द शुरू हो जाती थी। लेकिन अपने आप को पुश करना पड़ता है। लेकिन जो लोग बेचारे नहीं कर पाते या किसी वजह से वो फंसे हुए होते हैं, तो अगर बैरिएट्रिक सर्जरी का ऑप्शन है तो वाई नॉट अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब, मोटापा सिर्फ एक बंदे को नहीं इफेक्ट करता, पूरे घराने को इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे और ही। मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रही, मियाँ बीवी में अगर एक बंदा ओबीस है, ना वो कहीं बाहर जा सकता है, ना वो कुछ और कर सकता है, कितनी चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ आप खेलते हो, उछल कूद करते हो, ये सारी चीज़ों से आप चले जाते हैं। जी बिल्कुल आप प्रीटी मच अपनी कुर्सी, अपने बिस्तरे पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, बैरिएट्रिक सर्जरी के जो 2 ऑप्शंस आपने बताए, बाईपास और दूसरा जो है स्लीव, तशखीस हो गई, अब कैसे फैसला करेंगे कि ये वाली करनी है या वो वाली करनी है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये MDT पे है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसको मल्टीपल लोग देखते हैं, फिजिशियन भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी देखते, सर्जन भी देखते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी देखते हैं, और उसके बाद उसके बारे में एक यूनिफाइड डिसीजन होता है। और उसके बाद फिर इसकी एक प्रेपरेशन भी, वंस वी डिसाइडेड कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसकी प्रेपरेशन, ठीक है। और वो प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टन, हाँ, कुछ लोगों में जिगर बड़ा होता है, कुछ लोगों को हमें प्री ऑपरेटिव उनका वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि उनका आउटकम बेहतर किया जाए। जैसे ख़ासकर जिनका जिगर बड़ा, उनको हमें कुछ प्रोटीन डाइट भी देनी पड़ती है, प्रोटीन शेक्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। फैटी लिवर क्या होता है डॉक्टर साहब? फैटी इसका लिवर, इससे कोई ताल्लुक होता है? नहीं, फैटी लिवर इज़ ए कंडीशन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी हमारे यहाँ। तो अब इस इवन हम तो आजकल फैटी लिवर इतना कॉमन हो चुका है कि इवन विद द नॉर्मल वेट यू आर गेटिंग दैट फैटी लिवर। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन डिजीज़ विच वी आर हैविंग। अच्छा, अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आपने उस पेशेंट को देख लिया, असेस कर लिया, अब हमारा डिसीजन होगा कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सर्जरी का डिसीजन है उसमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। हम पेशेंट से पूछते हैं, क्योंकि पेशेंट उसको कैसे देखता है। कुछ लोगों वो चाहते ही कि उनकी स्लीव हो, दे कैन नॉट डू बाईपास, क्योंकि उनके वाइटामिन्स और ये सारा कुछ जो ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती है। ऑल्सो बाईपास का जब नाम सुनते हैं तो इंसान का घबरा जाता है ना, क्योंकि बाईपास हमारे दिमाग में दिल का बाईपास आता है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और पूरा काटना और ये और वो। तो लेकिन हर सर्जरी के अपने प्लस और माइनसेस है। ठीक है। मसला यह है कि बाईपास के साथ वेट रीगेन के चांसेस बड़े उस स्लीव के मुकाबले में कम है, ऑलमोस्ट 50% है। तो लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ इशू ये है कि आपको अपनी मल्टीविटामिन्स और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके थोड़े से लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं उसके साथ। स्लीव के साथ वेट रीगेन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की विश क्या है। तो मोस्टली जो हम डिसाइड करते हैं वो पे कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें स्लीव करना, बाईपास करना मतलब मुश्किल होगा। जैसे किसी को कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, किसी को जिगर का सिरोसिस वगैरह, इस तरह की चीज़ों में बाईपास हम रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को रिफ्लक्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम स्लीव रिकमेंड नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये चीज़ आपके लिए तो उसमें फिर डॉक्टर अपना रोल प्ले करता है। अदरवाइज मोस्टली इट इज़ द पेशेंट विश, क्योंकि इसकी अच्छा, यानी कि आप दोनों के साथ, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी है ना जी ऐसे ही, तो आप दोनों चीज़ें सामने रखते थे और कहते थे कि देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज़्यादा इन्वेसिव क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इन्वेसिव से मुराद व्यूअर्स ज़्यादा किसमें ज़्यादा काटापिटी होती है, ये चले कह दे अंदर, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अब तो ये इंसिजन के थ्रू ही होता है ना। हाँ, स्लीव ज़रा रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन स्लीव्स के अपने इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन एज़ कम्पेयर टू बाईपास। लेकिन जहाँ पे बाईपास इंडिकेटेड है हमें वहाँ पे बाईपास ही करना चाहिए, और जहाँ पे स्लीव है तो वहाँ पे स्लीव ही करनी चाहिए। ये पेशेंट की साथ साथ पेशेंट के जो करेक्टर मैंने अभी बताया, जो पेशेंट के करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर बड़ा डिपेंड है। कुछ ऐसे सबसेट हैं जिसमें हम बाईपास नहीं कर सकते और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम स्लीव नहीं कर सकते। अच्छा, अब दोनों केसेस में डॉक्टर साहब एग्जैक्टली रिकवरी कितनी होती है? क्योंकि देखिए वही वाला सवाल आता है ना, जैसे आपने कहा 15-15, 20-20 दिन कोई नहीं बिस्तरे पे लेट सकता। आजकल का ज़माना ऐसा है कि नौकरियों से नहीं आपको छुट्टी मिलती। अच्छा, जब से ये लैप्रोस्कोप के जरिए होना शुरू हुआ है तो रिकवरी, लैप्रोस्कोप से व्यूअर्स एक मतलब सुराख करते हैं, हाँ, 1 या 2 या 4 छोटे होल्स करके एक लैप्रोस्कोप टेलीस्कोप की तरह आपके जिस्म के अंदर जाती है। हम गैस, कार्बन डाई गैस के ज़रिए उसको आप जिस्म को फुलाते हैं और उसके ज़रिए फिर हम ऑर्गन्स को देख सकते हैं, और वो मतलब उसमें इंतहाई अच्छा व्यू है
और आजकल मॉडर्न हमारे पास गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए हम कटिंग भी कर सकते हैं, अपने हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ पॉसिबल। अच्छा, अब चूँकि ये की होल सर्जरीज है, इसके साथ पेन कम है, रिकवरी बड़ी क्विक है, तो नॉर्मली स्लीव का पेशेंट 1 दिन और बाईपास का पेशेंट मैक्सिमम 2 दिन, ये इतना होता है वंडरफुल। हाँ, और रिकवरी और तकरीबन चल फिर तो पहले दे नहीं सकते, जी, नेक्स्ट डे आप ऑपरेशन के 6 घंटे बाद ही हम कहते हैं कि आप उठ के बैठे खड़े हो, हाँ, ऐसे करें। तो इन दोनों की रिकवरी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट थोड़ी सी लेकिन डिफरेंट डॉक्टर घर जाके मतलब कितनी देर आपने बेड रेस्ट पे रहना है? एक वो भी बेड रेस्ट से मुराद ये कि काम पे नहीं जाना या स्कूल नहीं जाना या दफ्तर नहीं जाना। यूजुअली हम कहते हैं कि आप हफ्ता 10 दिन घर में रेस्ट करें, उसमें आप चहलकदमी ज़रूर करें। बाज़ का हमें ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं, जो ब्लड थिनर होता है जिससे क्लॉट ना बने, और लिक्विड डाइट देनी पड़ती है ताकि अपनी आप सिर्फ लिक्विड्स बताएं ताकि आपका स्टमक थोड़ा यूज़फुल हो जाए। और कभी तकरीबन कोई 1-1.5 महीने के बाद हम नॉर्मल डाइट जिसको स्लो करके छोटा करके हम कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके लें। सच्ची बताएं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, हर ऑपरेशन जो है उसके अपने प्रॉब्लम है। क्योंकि बलून का तो मुझे पता है कि वो उससे वॉमिटिंग भी होती है, तबीयत भी, क्योंकि उसके अंदर आपने फॉरेन ऑब्जेक्ट डाला होता है। तो इसमें रिकवरी में साइड इफेक्ट से मुराद ये कि जो कुछ देर आपको चीज़ें तंग करती हैं, परमानेंटली नहीं। जितने भी रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशंस हैं उसके अंदर नौजिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, और इसी तरह कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जो कि लेटर ऑन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो बाईपास है उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेल न्यूट्रिशन जो है, मतलब विटामिन की कमी, डी की कमी, कैल्शियम की कमी, B12 की कमी, ये हो सकती है। तो इसलिए हमें एवरी 3 to 4 मंथ्स उनका लेवल करा के चेक करना पड़ता है, और वैसे भी दे हैव टू बी ऑन लाइफ लॉन्ग थेरेपी ऑफ वाइटामिन्स वगैरह, ताकि ये बाईपास भी, और स्लीव में भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने आप को वाइटामिन्स की थेरेपी पे रखें अपने आप को। सही। और डॉक्टर साहब, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन हो गया, आपने कहा कि लिक्विड डाइट, बट उसके बाद डॉक्टर साहब देखें ना, यही तो प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉपर खाना आता, जैसे मतलब वो जो कहते हैं ना कि सही तरीके से इनको ऐसे लोगों को खाना आता, तो कभी भी वो मोटे ना होते, उसका क्या करते हैं आप? क्या माहिर नफ्सियात पे भेजते हैं, क्या करते हैं? नहीं, कुछ हार्मोनल चेंज ऐसी आती है, जैसे हमारे जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है उसे हम ग्रेलिन कहते हैं, वो हमें भूख, हंगर हार्मोन है। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के नतीजे में हंगर हार्मोन भी हमारे जिस्म में, क्योंकि वो ज़्यादातर हिस्सा उसका स्टमक से पैदा होता है, तो हमारा हंगर हार्मोन भी ड्रॉप हो जाता है, तो वी फील लेस हंग्री, हमें कम भूख लगती है। और दूसरा ये है कि स्टमक की वॉल स्ट्रेच होती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो कि हमें स्टाइटी फील कराते हैं, क्योंकि हंगर और स्टाइटी दोनों जो हैं वो कैफियत हैं जो कि हमारे दिमाग ने देनी होती है, और वो हार्मोन्स की रिलेटेड। तो इस सर्जरी का ना सिर्फ मैकेनिकल इम्पैक्ट है, बल्कि वो जो हार्मोन्स हैं उसकी वजह से आप भूख भी कम लगती है और आप जल्दी आपका पेट भी भर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ अभी एक क्वेश्चन आया है व्यूअर से आपके लिए कि ये बताइए कि कौन से लोग ये सर्जरी नहीं करा सकते? दोनों, कोई ऐसे लोग हैं जो करा ही नहीं सकते ये वाला? देखें, एक तो है कि जिनके दोज वर नॉट फिट फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, मतलब जिनको जनरल एनेस्थीसिया व्यूअर्स नहीं रेकमेंडेड, जिनको मना किया गया कि आप कभी भी नहीं ले सकते, जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिनको इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, उस तरह के मरीज़ों को नहीं किया जाए। जिनको कोई एडवांस लिवर डिजीज़ है, ठीक है, ये ख़ासकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड में शामिल है। अच्छा, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है, इस किस्म के कंडीशंस में क्या? देखें, बैरियाट्रिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज, डायबिटीज़ वालों की तो रिकवरी देर से होती है। बैरियाट्रिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हमने बैरियाट्रिक सर्जरी करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि लोगों की डायबिटीज़ बेहतर होना शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर बेहतर होना चाहिए, इसलिए इसका नया नाम मेटाबॉलिक सर्जरी भी आ गया है। तो जिन बंदों के वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनमें हम प्राइमरीली मेटाबॉलिक रीज़न की वजह से भी इसको ऑपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। और ख़ासकर हमारे मुल्क में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है, फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनमें एक किस्म की उनकी ट्रीटमेंट, आई डोंट क्लेम कि ये क्योर करेगा, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट कर, सो 80% लोगों में वो काफ़ी हद तक उसकी रिमिशन हो जाती है। तो आपको सिर्फ ये 1 in 3 या 1 in 4 का है, आपको ना सिर्फ आपका वेट कम होता है बल्कि आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक डिजीज़ वो बेहतर हो जाती हैं, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, किसी और चीज़ से ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा हम सर्विसेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहाँ पे ये सर्जरी हो रही है सर्विसेज हॉस्पिटल में? और जी, सर्विसेज, मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में था तो हम वहाँ पे भी कर रहे थे, और सर्विसेज हॉस्पिटल में भी है। देखिए, ये बाहर प्राइवेट में तो काफ़ी कॉस्टली सर्जरी है, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल में हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि वहाँ पे ये मिनिमम कॉस्ट के साथ लोगों का, बिकॉज एक्सपर्टीज़ इज़ अवेलेबल। और हम सर्विसेज में, जब मैं अमेरिका से 2007-8 में आया था तो हम तब से इसको सर्विसेज में कर रहे हैं। उसके बाद मैं 6 साल सर्विसेज से बाहर रहा हूँ,
लेकिन सर्विसेज में अभी भी हमारे यूनिट्स, तकरीबन सारे यूनिट्स ही इस सर्जरी को करते हैं वहाँ। दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, एक जनरल होलिस्टिक मैसेज प्लीज़। मैं सिर्फ सारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ पे हम पब्लिक को बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर ये पब्लिक हॉस्पिटल्स ना हो और गवर्नमेंट ये हमें ये फैसिलिटी ना दे तो जो प्राइवेट इलाज वो इतना महंगा है कि हम कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और डॉक्टर साहब, सबसे बेहतरीन डॉक्टर बैठते ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी में बिल्कुल। public। तो पब्लिक हॉस्पिटल में आके उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। पब्लिक हॉस्पिटल आपकी खिदमत के लिए हैं। आप देखिएगा वहाँ पे अगर गंदगी या सफाई है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग एक वक्त में वहाँ पे होते हैं। तो अगर हम अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी अपने घरों की तरह ट्रीट करना शुरू करें, उन लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, वो आपके ज़ाती मुलाजमिन नहीं है, दे आर देयर टू सर्व यू। बिल्कुल ठीक है, तो आप उनके साथ भी मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ तो इंशाल्लाह आप देखिए अगर ये पब्लिक हॉस्पिटल यहाँ से निकल जाएं तो बिल्कुल हम सारे के सारे यहाँ पे खज्जल ख्वार होंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स अनअफोर्डेबल डॉक्टर साहब। और व्यूअर्स, बाय द वे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब भी मेरी फैमिली में या कभी भी कोई इस किस्म का इशू होता है तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती हूँ, चाहे जनरल हॉस्पिटल जाऊँ, सर्विसेज जाऊँ, मतलब ये सारे हॉस्पिटल्स जो है ना व्यूअर्स, ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। एक तो सिर्फ बात कॉस्ट की नहीं होती, मज़े की बात ये है कि जो साहिब हैसियत भी होते हैं और जो अक्लमंद पढ़े लिखे होते हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेट करना पड़ता है, थोड़ी खजलख्वारी होती है, लेकिन आपको सबसे मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलते हैं। उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन आपको वो वही सर्विसेज अगर एट द गवर्नमेंट लेवल मिल रही है या एट द पब्लिक लेवल मिल रही है तो आप क्यों ना उनको अवेल करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है विद पब्लिक हॉस्पिटल्स, और मैं आपसे भी यही बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं इसको रीइंफोर्स करूंगी। देखिए, कोई भी हमारे अब्बा का मुलाजिम नहीं लगा, और सीधी बात है हम तो इस शो पे ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई काम करता है तो उसे इज्जत से, प्यार से, खलूस से ट्रीट करें। सो अल्टीमेटली अगर आप किसी जगह जाते हैं जहाँ आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, अगर घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे भी वेट करना पड़ता है तो 4 घंटे जो आप वेट कर रहे हैं उन 4 घंटों में किसी और को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक के बाद दूसरा। सो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी फ्री इम्यूनाइजेशन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो, जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह मैया के बाद अगर कोई जान बचाता है तो ये डॉक्टर्स ही हैं जो हमारी जान बचाते हैं। और डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेस, उनका स्टाफ, उनके हेल्पर्स, उनके सफाई वाले, एक एक बंदा जो वहाँ पे है वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आपकी फैमिलीज़ की जान बचाते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी हाँ व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड पपेट्री डे मनाया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं पपेट्री की तो द किंग ऑफ पपेट्री इज़ हियर विद अस। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पपेटियर हैं जो अगर हम कहें कि एक लिविंग लेजेंड है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने नाम लेजेंड का टाइटल दिलवा दिया। मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के, क्योंकि बचपन से मैं इनको जानती हूँ और इनको तंग करती आई हूँ। और बल्कि 4th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो इनका था वो मैंने होस्ट भी किया पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। उस वक्त मैं 13 या 14 साल की थी और आई वाज आल्सो देयर कोऑर्डिनेटर। और जितना मैंने इनको तंग किया शायद ज़िंदगी में कभी किसी ने इनको तंग नहीं किया होगा। लेकिन ऑनेस्टली व्यूअर्स, मेरी ख्वाहिश और डिज़ायर मीडिया में काम करने की और पक्की हो गई इनके साथ काम करके। एंड मैं एक्चुअली डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करती थी। सो आज हमारे साथ हैं दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सादान पीरज़ादा, जो प्रोड्यूसर भी हैं, माइम आर्टिस्ट हैं, सेट डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक क्यूरेटर हैं एंड आज के दिन की मुनासबत से पपेटियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। एंड सादान साहब के बारे में एक मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल पपेटियर्स को बुलाना, उनकी परफॉर्मेंसेस करना, ऐसे वक्तों में भी जब वेस्ट से कोई भी यहाँ पे आते हुए डरता था कि पता नहीं ये क्या है, क्या होगा यहाँ पे आके, टेररिज्म, ये वो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। और जब हम सादान पीरज़ादा की बात करते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम फैज़ान पीरज़ादा यानी कि
बडी की बात ना करें। अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन इन हिज ओन राइट वो खुद एक लेजेंड थे। पपेट्स का जैसे उनको एक जुनून था, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने पपेट एंड पपेट्री को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, पूरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान बुलाया, उनको दिखाया कि पाकिस्तान इज़ नॉट जो आप मीडिया पे देखते हैं। 2500 पपेट्स आपने खुद क्रिएट किए, बच्चों और जवानों के लिए 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स क्रिएट किए। तो जब हम बात करते हैं फैज़ान पीरज़ादा की, तो फैज़ान पीरज़ादा हिज ट्विन, कैसे हम उनको भूल सकते हैं। वक्त से पहले हमें छोड़ गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। और आपके नाम से मंसूब पपेट म्यूज़ियम भी है, जो इन्हीं की जो वहाँ पे जो पीरूज़ कैफ़े है वहीं पे उस पूरे एरिया के अंदर क्रिएटेड है। खैर, अगर हमने उनकी बात की तो फिर शायद कोई और बात नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि पपेट्री आखिर है क्या, और आज का दिन क्यों मनाया जाता है? आज का दिन एक 18th कांग्रेस थी, वर्ल्ड पपेट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है यूनमा, विच कम्स अंडर यूनेस्को। ठीक है। तो जर्मनी में उसकी 18th कांग्रेस में एक ईरान से पपेटियर थे जवाद जुल्फ़कारी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ये वर्ल्ड पपेट डे भी होना चाहिए। सो आफ्टर 2 years फ्रॉम दैट कांग्रेस it was accepted, and the first puppet day was celebrated in Atlanta, Georgia. And I think it's a very important day for especially puppeteers. और यूनमा का जो हेड ऑफिस है, that's in France, in Mesere, and we are the national center in Pakistan, क्योंकि यूनमा हर मुल्क में एक यूनमा होता है, एक उनका सेंटर होता है। एंड वी एक्साइट पपेटियर्स, वी मेक क्रिएट डेटा, वी टीच, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। लेकिन आप दोनों फ्रेडी एंड बडी, सादान एंड फैज़ान, दोनों भाइयों को ये जुनून चढ़ा किस तरह? मतलब आप मीडिया से तो ऑब्वियसली आपके अब्बू बीइंग अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, एंड देन आप लोग, बट हमको समझ नहीं आई। मतलब आपके भाई भी एक्टर हैं, दूसरे भाई डायरेक्टर और एक्टर हैं, एक और भाई भी एक्टर हैं, मतलब आप लोगों का वो दूसरे वाले मीडिया से ताल्लुक था कि पपेट्स और पपेटियरिंग की क्या कहानी है? पपेटियरिंग ये कैसे हुआ? आप इसको हुए या ये आपको हुआ? आई थिंक वी वर इन वेरी अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि घर में रिहर्सल्स वगैरह इस तरह की क्रिएटिव सारी चीज़ें हो रही होती थी, एंड आई थिंक वी गॉट attracted to puppetry, and both of us, we did a show also for पीर साहब and डोरबे के अंदर, and I think एक टाइम जब हमारा प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुआ तो हमने पब्लिक इवेंट्स करने शुरू किए, उसमें पपेट्री भी थी, थिएटर भी था, म्यूज़िक भी था, एंड वी गॉट अट्रैक्टेड टू पपेट्री। एंड जो पाकिस्तान में सबसे पहला पपेट इंटरनेशनल पपेट ग्रुप आया था, जो पूरे पाकिस्तान में जिसने ट्रैवल किया था, they injected a germ in me and Faizan, and we became very attached to it, and we wanted to create that movement, and I think फिर हम उनको दोबारा लाए पाकिस्तान। We created this the first puppet theatre of Pakistan। बिल्कुल। वो कराची में था, एलियंस फ्रांसे के अंदर उसकी एक स्पेस थी, एंड फिर there was no turning back। आई रिमेंबर छोटी होती थी तो अलहमरा में होता था जी जी, और वहाँ पे समीना अहमद भी आया करती थी और उनका भी इन्वॉल्वमेंट थी। समीना अहमद का भी एक था, उनका भी था, द डायरेक्टर ऑफ द उनका भी पपेट था। थिएटर ऑफ अलहमरा। बट जो बचपन है ना, ये हम लोगों का बहुत ही एक कलरफुल और ख़ूबसूरत सा गुजरा, क्योंकि हमें हमारा पपेट से एक्सपोजर था, और पपेट्री इतनी खूबसूरत आर्ट है, आप अपना पैगाम भी अक्रॉस कर सकते हैं। देखिए, एक मुल्क जहाँ पे यूथ 60-70% है, पपेट्री की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि यूथ को एंगेज करने का ये बड़ा खूबसूरत तरीका है। I think it's a very interesting form of theater, movement, music. और बाय द वे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी जो Adults के थिएटर लिए क्रिएट किया it's a- जाता है पपेट्री के थ्रू, इट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि पपेट्री सिर्फ, जिस तरह भी ये पपेट्स हमारे दो आप देख रहे हैं, ये रानी हमारे and मुन्ना। स्टार्स ऑफ सिमसिम। जी जी। सो ये जो है, जो पाकिस्तान टेलीविजन पे आप देखते रहे व्यूअर्स, वो भी रफ़ी पीर ग्रुप की एक क्रिएशन थी, एक आप लोगों के लॉट, आप लोगों की फैमिली ने उसको बिल्कुल, वो create टेलीविजन PTV पे ही चला था बिल्कुल। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो। क्योंकि पपेट्री सिर्फ ये नहीं है, शैडो पपेट्स भी हैं। आई रिमेंबर जब आप लोग बाय द वे फेस्टिवल क्यों नहीं हो रहे, पपेट फेस्टिवल क्यों नहीं हो रहे? वी नीड गवर्नमेंट टू सपोर्ट। इतना खूबसूरत होता था। एक फेस्टिवल्स की ट्रेडिशन जो हमारी फैमिली ने 45 इयर्स जिसको सपोर्ट किया है पैशन के साथ, रेजिलियंस के साथ, और जिसमें पपेट फेस्टिवल्स भी थे, जिसमें डांस, म्यूजिक, थिएटर, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम फॉर गवर्नमेंट टू मतलब हेल्प। थिंक फेस्ट बड़ा अच्छा है, लिट फेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट इंगेजिंग अ यूथ एंड व्हाट अबाउट इंगेजिंग यंग? एंड ये वो चीज़ है जो बच्चे बड़े सारे मिल के जाके देख इसका सकते हैं। फॉर्मेट एज यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि यू वर पार्ट ऑफ, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा क्योंकि होता था, उनकी- हर जगह साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही थी। उन फेस्टिवल्स की स्केल बहुत बड़ी थी। It was They were beautiful. very expensive festivals. वो टाइम बहुत अच्छा था। मल्टी नेशनल्स काफ़ी सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली। अब वो पुल बैक कर गए हैं, और इसमें उस विजन को, उस ब्रीड को वापस लाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम, यू नो, क्योंकि वो एक मल्टी नेशनल में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनकी विजन में भी होना चाहिए पार्ट ऑफ कल्चर फ्रॉम देयर लेकिन अब CSR। समीना अहमद ने भी छोड़ दिया करना क्योंकि सपोर्ट नहीं थी। जी। अगर आप लोग भी हाथ उठा देंगे तो पपेट्री तो पाकिस्तान में मर जाएगी, क्योंकि पपेटियर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको जगह चाहिए। जैसे आप लोग इतने यंग आर्टिस्ट को, कितने आपने मुझे सादान साहब लोग रेकमेंड किए हैं, इतने ब्रिलियंट बिल्डर, तहसीन सकीना से आपने मुझे मिलाया, जी, जी। कितने कितने अमेजिंग आर्टिस्ट इस शो पे, एक और फीमेल कवाल थी, आपने उनसे जी, मुझे जी, मिलाया। जी, जी। सो द पॉइंट इज, आपने हमेशा इतना टैलेंट पुश किया, प्रमोट किया, बाय द वे अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं, कि भाई टैलेंट है उसको आगे आना चाहिए। तो जब उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म था, मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं हमजा को नहीं लेके जा पाई किसी ऐसी जगह पर। 17 साल का होने वाला है, उससे शायद 1 या 2 पपेट शोज देखे जो कभी आप लोगों ने कुछ किए होंगे। मेरे दोनों जो छोटे हैं, 6 साल की, 2 साल की, कितना उनको मजा आए अगर मामा और बाबा उनको लेके जाएं। We have a puppet museum जिधर I know, but- you've got puppets from 35 countries. वहाँ पे सैटरडे और संडे को पपेट थिएटर भी होता है। अदरवाइज लॉट ऑफ स्कूल्स कम देयर, हम खुद परफॉर्म करते हैं। बट फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है ना सर। फेस्टिवल इज द स्पिरिट। और देखिए ना, वेस्ट के से भी लोग आते हैं, हर वेस्ट ईस्ट हर तरफ से लोग। फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पहला एक्सपोजर टू फॉरेनर्स इन पाकिस्तान वाज द फेस्टिवल। यू नो, उसमें 35-40 कंट्रीज से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पपेट्री हमने लाहौर में फेस्टिवल्स में लोगों ने उसको सारे को विटनेस किया ना। वेरी चीप टिकट्स, यू नो, 50-60 रुपीज़ के और अंदर, वहाँ पे 100 खाना रुपीज़ भी। के। और बाय द वे, ये जो आप लोग अब फेस्टिवल्स पे जाते हैं पाकिस्तान में और देखते हैं कि खाने के भी स्टॉल है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रफ़ी पीर से आए हैं। सीरियसली, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। उसमें वो सूफी फेस्टिवल होता था, हमारा म्यूजिक फेस्टिवल होता था, आप लोगों का ये पपेट फेस्टिवल होता था। इतने फेस्टिवल्स आप लोगों ने किए हैं माशाल्लाह। यू नो, द थिंग इज के इन फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स टुवर्ड्स द एंड शहर की मलकियत बन जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पहले वो क्रिएट किए जाते हैं, फिर आई थिंक गवर्नमेंट शुड मूव फॉरवर्ड, सिलेक्ट द बेस्ट फेस्टिवल्स एंड मेक देम happen बिल्कुल। and support them financially, and arts councils और ये जितने इदारे हैं इसमें they should have funding. बिल्कुल। Infrastructure तो ठीक है, infrastructure is there, but infrastructure by itself cannot help alone, you know. उसमें वो हमें अलहमरा अगर मिल जाता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका विजन क्या है
पपेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज योर विजन? बिकॉज आई नो कि आपका हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई ना कोई विजन होता है एंड आपका दिमाग सोते हुए भी चल रहा होता है। ये तो आपके घर वाले भी शिकायत करते हैं। You know, when we started in 1984, the puppet division पूरी, जिसमें एक first puppet theatre of Pakistan was produced. 92 में first puppet festival, international puppet festival was presented. उसके बाद 35-40 years तक puppet festival was part of the big festival also. And we brought almost 250 puppet groups from 65 countries to Pakistan. We created one of the best properties in the world. 10 best properties में हमारा लाहौर में जो म्यूजियम है, which is family supported, not government, anybody, but it's one of the it comes in the top 10 properties of the world. This museum पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, नेबरिंग कंट्रीज में नहीं है, एशियन पैसिफिक के अंदर इट्स वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स। व्यूअर्स, बात यह है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए इससे बेहतरीन तरीका क्या है? क्रिएटिव आर्ट्स के थ्रू हम वो पैगाम दे सकते हैं जो हम न्यूज़ शोज़ के अंदर चीखे मार मार के भी नहीं दे सकते। 50,000 आर्टिकल्स भी लिख लो तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया अब ऑडियो विजुअल हो गई है और पपेट्री एक इतना खूबसूरत ऑडियो विजुअल मीडियम है कि बड़ी बड़ी बातें आप बड़े प्यारे अंदाज में क्रॉस कर देते हैं। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। अभी वी वर रिसेंटली डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसका सेकंड लेग रह गई है। इट्स बीन 2 years नाउ वी आर इन्वॉल्व्ड इन इट। इट्स फैमिली प्लानिंग एंड ये पपेट थिएटर 80 डिस्ट्रिक्ट्स में गया है पंजाब के। जाहिर है, क्योंकि अगर एक औरत बैठ के बात करती है तो वो अजीब लगता है, लेकिन जब पपेट कहता है तो वो बात भी अक्रॉस हो जाती है और कोई वो फांसी वाला एलिमेंट भी निकल जाता है। वी वेंट टू स्कूल्स, वी वेंट टू कॉलेजेस, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट way to get थिंग टू कम्युनिकेट। बिल्कुल। इसमें हमने ड्रग अब्यूज में भी हमने उनको हेल्प किया था। वी टुक स्टोरीज एंड आई थिंक डिजिटली वी हैव अ चैनल, इट्स रफ़ी पीर किड्स। उसमें ये सारे हमारे शोज पड़े हुए हैं। सो ज़रूर व्यूअर्स रफ़ी पीर किड्स जाके देखिए, और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो फिर आप लोग भी एक आवाज़ उठाएं ना कि पपेट्री का एक, मैं रिवाइवल नहीं कहूँगी क्योंकि वो लोग तो चला ही रहे हैं। रिवाइवल तो वो होता है ना जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2, 4, 5, 6 लोग जो हैं क्यों इसका ज़िम्मा उठा रहे हैं? हमें एज ए नेशन ज़िम्मा उठाना चाहिए। हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे टीवी पे या यहाँ या वहाँ, क्यों हमारे बच्चे टीवियों और गैजेट्स के मोहताज हो गए? क्योंकि हम कोई ऐसी लाइव एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए क्रिएट ही नहीं करते। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बुत बन गए हैं और सारा और मोटे हो गए और ये हो गया और वो हो गया। हेल्दी एंटरटेनमेंट विद पॉजिटिव मैसेजेस, पपेट्री से बेहतर क्या है? यहाँ पे सर आपकी इजाज़त, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट अहमद नवाज़ जो हैं हमें कुछ सुनाते हुए आएंगे। और फिर हमने ऑफकोर्स सादान पीरज़ादा से जाना है कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ पपेट्री एग्जिस्ट करते हैं और किस किस जगह से उनको मुंसलिक किया जाता है। ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। क्या बात है अहमद नवाज़, आइए बैठिए। अच्छा सादान साहब, ये हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर कॉमेडियन के बेटे हैं। आपने नवाज़ अंजुम साहब का नाम सुना होगा। ये उनके साहबजादे हैं। वेरी गुड। उम्मीद है कि ये उनकी नाक नहीं कटवाएंगे, ये एक उम्मीद है, राइट? जी थैंक यू सो मच मैडम जुगन, आज आपने दोबारा मुझे याद किया अपने शो में, और एक अरसा तवील गुजर चुका था और ये आज 2 नए मेहमान देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। अपने रिश्तेदार देख के अच्छा आखिरी वाले की शक्ल जो है वो सेम मुझ में मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हाँ, वो बेचारा फिर भी थोड़ा खुश शक्ल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पपेट्स और पपेट्री बचपन में कभी देखी? बहुत
बहुत ज़्यादा शौक मुझे सबसे ज़्यादा था जब किसी पार्क वगैरह में जाना, जब कुछ जो फेस्टिवल्स वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता था, एक प्रॉपर एक बूथ बना होता था और कर्टन्स लगे होते थे, उसके पीछे का जो एक वो माहौल चेक करना चाहता था ना कि यार ये असल है या नकल, वो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि मैं जाकर देखूं, इनको टच करूं। देखो कार्टून्स लोग टीवी पे देखते हैं तो आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, ये लाइव कार्टून, ये लाइव, तो वो एक और इन्हीं से तो कार्टून्स का कॉन्सेप्ट बना था। जी बिल्कुल, एक तशनगी होती है कि इनको टच करके देखे वाकई बोलते हैं या ये वो एक बचपना जो था ना वो बड़ा हम लोगों ने एंटरटेन किया इस चीज़ को देख के। अच्छा तो सर, हम जो पपेट्री पाकिस्तान में देखते हैं वो एक सर्टेन किस्म की पपेट्री है, लेकिन बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सर, वो क्या क्या हैं? पपेट्री में तो ओवर 100 फॉर्म्स हैं। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट वाली हैं वो 6 हैं, 6-7 जो हम ईज़िली देख लेते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं जो वर्ल्ड ओवर। जिस तरह एक एग्जांपल उसमें मैं दे देता हूँ कि एक हमारे ही वो शो आया था लाहौर में, एंड वो था उसका नाम था पपेट्री विद पेपर एंड फायर, और उसके बाद न्यूज़पेपर्स थे और एक स्ट्रिंग थी, और वो कैंची से उन न्यूज़पेपर्स को काट के एक फॉर्म बना के टांगता था और उनको आग लगा देता था। तो जब वो जलते थे तो वो एक फॉर्म क्रिएट करते थी और उसको हल्की सी वो हवा देता था, एंड दैट फॉर्म यूज्ड टू मूव। सो पपेट्री कैन बी दैट डेलिकेट आल्सो एंड दैट इंट्रिकेट। और जो मेजर फॉर्म्स हैं वो ग्लव है, रॉड हैं, मैरियोनेट्स हैं, दीज आर मपेट्स, ग्लव मपेट्स, एंड क्योंकि ग्लव मपेट्स विद रॉड, एंड इसमें भी हम स्पेशलाइज करते हैं। एंड फिर शैडो पपेट्री है, फिर एक पपेट्री होती है दैट यू परफॉर्मिंग एंड देन यू आर टॉकिंग एंड बेसिकली यू डूइंग इट फॉर द पपेट, बट नो एंड आप फील नहीं कर सकते कि मैं बोल रहा हूँ। या इट्स समथिंग, इट्स अ ग्रेट आर्ट फॉर्म आल्सो। वैलेंटाइन तू चुप कर जा, बैन हुई हुई चीज़ों की बातें कर। अच्छा, So I think 6 forms are very prominent, जिसमें हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसमें साउथ एशिया folk से कौन puppetry सी सारी हाँ, puppetry जो folk puppetry है, that's marionettes, ठीक है, string puppets, ठीक है, and जो puppetry by itself 2000 BCE में इशारा नज़र आया था जो इंडिया से था, इजिप्ट से था, फिर कुछ 2000 के बाद 3000 BC के अंदर देयर वाज अ साइन इन ग्रीस। उसके बाद 5th सेंचुरी में वी कुड फिगर आउट के पपेट्री एक एज एन आर्ट फॉर्म, एज स्टोरी टेलिंग। जिस तरह हमारी फैमिली में भी जब हम क्रिएट करते हैं पपेट्री, उसमें फैज़ान वाज द पपेट मेकर, इमरान वाज द राइटर, and Tasneem was the co-writer with Imran, poetry and writing. Usman was the voice. जितनी काफ़ी important voices उस्मान ने की, and then Usman was directing also. yes, जो हमारी digital side थी puppetry की, वो Usman used to direct. Me, Faizan and Imran, we were the master puppeteers. We trained people. बट ये बिकॉज बहुत से लोग हमारे शो पे भी आए हैं जो आप लोगों के ही स्टूडेंट्स हैं, जी जी, और मिलके खुशी भी होती है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो साथ साथ नौकरियां कर रहे होते हैं। तो जब मैं कहती हूँ फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे, तो कहते हैं आपको पता ही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता। तो पपेट्री में स्कोप कितना है पाकिस्तान में? यू नो ये एक दफ़ा हमसे किसी ने पूछा था, तो आपने बेसिक कर दी जो थी। हमारे फ्रेंड्स थे, कोई मार्केटिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई बिजनेस में जा रहा था, एंड मी एंड फैज़ान एज 2 young energetic The crazy into twins. the field. The crazy twins. The The crazy crazy creative. The twins in crazy Karachi. creative twins. हाँ. तो हमने कहा पपेट्री भी एक आर्ट फॉर्म है, वी विल बी डूइंग, एंड दे हैड नो आइडिया कि ये है क्या। बट इफ यू कम द जर्नी, see the journey, we create puppets, we have a museum, it's a cultural center,
we have done one of the best festivals in the world in Pakistan. असल में लोग जो है ना लाहौर में पीरूज़ कैफ़े जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट एंजॉय करके आ जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसी एरिया के, उसी जगह पे सब कुछ ही है, तो यू कैन मेक अ फुल डे ऑफ इट। A full day of बच्चों it. को लेके आएँ, म्यूजियम में लेके जाएं, खाना खाएं, शाम को म्यूजिकल इवनिंग्स हो, एवरी नाइट ऑलमोस्ट है सम There are ब्यूटीफुल। 4 music evenings which are free, and जिसकी वजह से, जिसके इम्पैक्ट से इन 16 सालों में आई थिंक मोस्टली लाहौर में कैफ़ेज़ में म्यूज़िक शुरू हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट इन सेंस के म्यूजिशियंस को एक नया प्लेटफॉर्म जो पहले हुआ करता था 70s में वो, लेकिन वो डिफरेंट बैंड्स थे, नाउ इट्स सूफी म्यूज़िक विच इज़ कवाली इन और गंदे गंदे अजीबो गरीब अक्रॉस द बॉर्डर के या वेस्टर्न गाने लगा देते हैं अपने स्टूडियोज़ के अंदर, अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर। इट्स सो मच नाइसर एंड सो मच मोर इंटरैक्टिव एंड सो ह्यूमन। Yes, and I think coming back to puppetry, जिस तरह ये कल्चरल सेंटर में म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम की वजह से वो कल्चरल सेंटर बना था, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टेंजिबल एसेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, एंड जिसकी एक डिजिटल साइड भी है, जिसकी ट्रेनिंग साइड भी है, मेकिंग साइड भी है, राइटिंग सेल भी है, and it's all because puppetry is not just one person. Puppetry is all the forms which create a puppet show, जिसमें कैरेक्टर्स हैं, राइटिंग है, लिखने वाले हैं, गाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि ये मपिट्स हैं हमारे, ऐसा एक मपिट बनाने में वक्त कितना लगता है? These, मैं बात कर रही हूँ पहली ड्राइंग से, मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको स्टिचिंग। ये इन दो की, क्योंकि ये भी हमारे सामने है, इनकी हिस्ट्री में बता देता हूँ। इट टुक 5 months टू क्रिएट दीज 2 puppets। 5 महीने? 5 महीने लगे थे इनको क्रिएट करने में और फिनिश फॉर्म में लाने के लिए, इनकी आवाज बनाने में और आवाज बनाने में, पर्सनैलिटी बनाने में, कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, इनके नाम रखने में। और इनकी आदत, एज यू सी देयर इन स्कूल यूनिफॉर्म्स, देयर बोथ स्टूडेंट्स। तो हमने ये इसलिए रखा था कि बच्चों को पढ़ने की आदत हो। बिल्कुल। एंड आई थिंक इसकी जो इसका ब्रेन सेल था उसमें 15 लोग थे, जिसमें उस्मान वाज द मेन प्रोड्यूसर, इमरान वाज द राइटिंग पर्सन, आई वाज द प्रोड्यूसर फॉर द फ्लोर, द सेट्स, फैजान वाज द चीफ ऑफ पार्टी, यू नो, ही वाज हैंडलिंग। एंड these puppets, the cost of this one puppet is 1 million rupees। 10 लाख रुपए व्यूअर्स। 10 लाख की एक उस वक्त या इस वक्त? इस वक्त तो ये 15 की 15 के करीब उस वक्त बनाने की कॉस्ट इनकी 10 लाख। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगली जनरेशन में अब कौन आगे आ रहा है? क्योंकि आप लोगों की फैमिली जो है अपनी ट्रेडिशन को हमेशा आगे कंटिन्यू करती है। अगली जनरेशन में वी हैव 6 people who were kids when they came। They are like my children। वो हैं। एंड हमारी इमीडिएट फैमिली में से मेरी एक बेटी यमीना, शी इज ब्रिलियंट, बाय द वे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, आपने उनको देखा हुआ है ड्रामों में। एंड she is into puppetry and she plays Rani। She was trained by Sesame Street। play Rani। Very extensive course she did। Wow। And she does the voice also। In fact she is a puppeteer जो perform करते वक्त she can talk। I am not that। मैं प्री रिकॉर्डिंग के ऊपर परफॉर्म करता हूँ। शी इज ब्रिलियंट माशाल्लाह। यमीना इज a puppeteer with the voice। so वो भी एक फॉर्मेट होता है कि जिस तरह लाइव थिएटर, जिस तरह फारूक कैसर साहब करते थे, वो लाइव इज अ लेजेंड। आई यूज्ड टू वॉच हिज शोज एंड ब्रिलियंट, जो लिखते भी थे और परफॉर्म भी करते थे, पपेट्री भी परफॉर्म करते थे, बनाते भी थे। ट्रू आर्टिस्ट। Well, A true puppeteer, a master puppeteer। I think a true artist is sitting with us today, hence we call you a legend, because बात ये है कि ये जो हम वेट करते हैं ना कि कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर उसको लेजेंड बुलाए। बिल्कुल। बात ये है कि आप अपने काम की वजह से या तो एक नाम क्रिएट करते हैं या नहीं करते। जाने के बाद आप जो मर्जी लक़ब या टाइटल उनको दे दें,
हमारे लिविंग लेजेंड्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हैं, जैसे कि सादान पीरज़ादा, फैज़ान पीरज़ादा। इनके भाई अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो भी एक लेगेसी छोड़ के गए हैं पीछे। और व्यूअर्स, अगर हम एक एफ़र्ट करके, पुश करके पपेट फेस्टिवल्स, वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट के फेस्टिवल्स, उसके अलावा पपेटरी को उसकी वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देंगे जो वो डिज़र्व करती है, तो ये लिटरली एक डेड आर्ट फॉर्म हो जाएगा। डाइंग की तरफ तो ऑलरेडी है, बस यही लोग हैं जो लगे हुए हैं और एक काविश और एक एफर्ट को लेके चल रहे हैं। वहाँ पे मतलब आप अगर पीरूज़ कैफ़े जाएं तो बच्चों की भी एंटरटेनमेंट है, बड़ों की भी है, उधर सारा कुछ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ जगह पे मखसूस नहीं होना चाहिए। ये स्प्रेड आउट होना चाहिए ऑल ओवर पाकिस्तान, गली कूचों मोहल्लों में, और सिर्फ फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स और इस किस्म की चीज़ों की हद तक नहीं इनको महदूद होना चाहिए। कहानियाँ, स्टोरियाँ, ड्रामे, फिल्में, सारा कुछ देखते हैं, तो वाई नॉट पपेट शोज़ एंड पपेट फेस्टिवल्स। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सादान साहब। थैंक यू। आज का दिन मुबारक हो, आज का दिन तो आपका दिन है। तो आपको और आपके पूरे ख़ानदान को इंटरनेशनल पपेट डे मुबारक हो। और यहाँ पे एक अनहैप्पी नोट पे हम अहमद नवाज़ से गाना सुनते हुए शो क्लोज करेंगे, अनहैप्पी नोट पे।